प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एजुकेशन बाय एसएसपीएम में। आज मैं क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक को लेकर उपस्थित हूँ। पहले मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो लेखक हैं इनके बारे में बताऊंगी, उसके बाद कहानी पर प्रकाश डालूंगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे थे। सन 1983 ईस्वी में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये उपन्यास है, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भौं भौं, खौ खौ, बतूता का जूता, लाख की नाक ये बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। वे मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में देखने को मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो अब मैं इस संस्मरण का आरंभ करती हूँ स्वयं लेखक के शब्दों में। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद जोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। जब वह इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक कहते हैं, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब सभी पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, उनके हंसी मजाक में बेबाक शामिल होते थे, उनकी रचनाओं पर सुझाव देते थे और उनके घर के
किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित के जैसे खड़े होकर अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक कहते हैं कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो लेखक के पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा गया है, आवेश में देखा गया है और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, भाई बहन माँ पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है, वे कहते हैं। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में उन्हें डूब जाते हुए देखा। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी मैं नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों बार मिलने के बाद उनकी गंध महसूस होती थी। जब भी दिल्ली आते लेखक से अवश्य मिलते थे। ऐसा कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से वे इसकी तकलीफ बयान करते थे, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख व्यक्त करते हुए पाया गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। उनसे सांत्वना के 2 जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता है जो गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत
दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक कहते हैं कि उन्हें पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर हर बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तो वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले खड़ी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रों के तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसंत पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में डूबे हुए थे। सभी सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद कर श्रद्धानत हूँ। छात्रों, अब मैं पाठ के प्रश्नों के उत्तर दूंगी। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो फादर सभी के साथ में स्नेह रखते थे, इसलिए उनकी उपस्थिति देवदारू की छाया के समान लगती थी। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। विदेशी होते हुए भी उन्हें भारत और भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव था। यही कारण था कि वे अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत आ गए। पहले धर्माचार की पढ़ाई की, 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। सब राम कथा पर अपना शोध कार्य किया। सबसे बहुत प्रेम से मिलते थे, सभी के पारिवारिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उन्हें हिंदी से बेहद लगाव था। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के हिंदी प्रेमी थे। हिंदी में एमए किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर अपना शोध ग्रंथ इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर हिंदी में नीलपंछी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। वहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, बाइबिल का अनुवाद किया।
हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख होता था। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के निष्काम कर्म योगी थे। विदेशी होते हुए भी वे भारतीय सन्यासी की तरह प्रतीत होते थे। उनके हृदय में मानवीय करुणा का एवं वात्सल्य का भाव असीम था। अपने प्रियजनों के लिए उनके मन में अपनत्व और आत्मीयता का भाव था। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में हर किसी के लिए करुणा का सागर भरा हुआ था। उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की चमक रहती थी। वे सबको बाहें खोलकर गले लगाने को उत्सुक रहते थे। ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर थे। हर किसी से घर परिवार के बारे में, उसके निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में एक रोशनी से भर देते थे। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर द्वारा कहे गए शब्द शांति देते हैं। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से हटकर एक अलग छवि प्रस्तुत की है। साधारण सन्यासी समाज से कटकर अकेले रहते हैं। वे अपने ही संसार को रचते हैं। परंपरागत सन्यासी कर्म नहीं करते हैं, लेकिन फादर कर्मनिष्ठ थे। उन्होंने सादा जीवन तथा उच्च विचार वाले आदर्श को अपनाया था। समाज में रहकर सबके पारिवारिक उत्सवों में शामिल होते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे। वे किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा गया था। सदा दूसरों के लिए करुणा और दया का भाव रहता था। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। जीवन के अंतिम क्षण तक वे कर्म में लीन रहे थे। आशय स्पष्ट करना है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है तथा फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने के जैसा था। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। लेखक ने ऐसा उस समय कहा जब फादर बुल्के की देह को कब्र में उतारा जा रहा था। उस समय सभी की आंखें नम थी। उन आंखों की गिनती करना संभव नहीं था। वे ऐसे महान व्यक्ति के चले जाने पर दुखी थे। शायद फादर ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उनके मृत्यु पर इतने सारे लोग उनके लिए उदास होंगे, दुखी होंगे। फादर बुल्के आज हमारे बीच नहीं है। उनको याद कर सबके मन उदासी से भर जाते हैं। फिर भी उनकी स्मृतियां, उनके आशीर्वाद तथा वचन शांत संगीत की तरह सबके मन को शांति पहुंचाते हैं। उनकी वे सब बातें संगीत की तरह गूंजती रहती हैं। धन्यवाद छात्रों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।